आप लोग? आई होप घर पे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं व्हिटस्टोन का सिद्धांत, जो कि ये खास तौर पर किस पे आधारित है? किरचॉफ के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम किरचॉफ का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। तो उसी के सिद्धांत यानी उसी के नियम के खास तौर पर उसी के नियम के आधार पर हम इस व्हिटस्टोन का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्हिटस्टोन का जो सिद्धांत होगा किस पर आधारित है? किरचॉफ के नियम पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि व्हिटस्टोन क्या होता है। ठीक है, उसका सिद्धांत क्या है। तो व्हिटस्टोन का सिद्धांत, एक बात तो क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे क्या? कथन। क्या लिखेंगे? कथन। कथन हम जब लिख सकते हैं जब हम क्या, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी 4 लाइन का कथन होगा। 4 लाइन का कथन होगा। आप उसके किसी तरीका से याद कर लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रट्टा मार मार के याद कर लिए। लेकिन आप सोचिए जरा, क्या वह हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा? क्या ये जो आप पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा? नहीं ना। तो आप इस तरह पढ़ाई करिए कि उसको समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। और यदि जिस दिन आपको समझ में आ गया, कसम खाकर कहती हूँ, दुनिया का कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जो स्टूडेंट टॉपर बनते हैं कैसे बनते हैं? स्मार्ट तरीके से। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट बहुत ही कम आता है। फिर वह सैड महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया था लेकिन मेरा नंबर कम आया। क्यों? क्योंकि तुम उस समय पूरा बुक याद किए थे और कंफ्यूजन ज्यादा हो गई। एग्जाम में कैसे क्या लिखना उसका तरीका नहीं मालूम था। और जो दोस्त टॉपर इसलिए बना क्योंकि वह स्मार्ट तरीका, और आजकल दुनिया किस पे टिकी आपको अच्छे तरीके से मालूम है। हर सवाल में, हर क्वेश्चन में ट्रिक अपनाया जाता है कि किस तरह हम करें कि यह आसानी से आ जाए। ठीक है, तो आप भी ट्रिक को फॉलो करिए और क्या करें कि फिगर को बनाइए, उसको अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, फिर उसी के माध्यम से आप कथन लिखिए। ठीक है, यदि आप रट्टा मार रहे हो तो अपने आप से क्या कर रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। आज अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जब उच्च क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना काश मैंने वो समझ कर पढ़ा होता तो हमारे लिए बेहतर हो। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, मेरा एक गुजारिश है कि आप जो भी पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मन से पढ़ो, क्यों हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। और मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, क्योंकि बहुत से मैंने यूट्यूब पर देखा है, पहले लिखवा देते हैं उसी को, जैसे इसी पर छपवा देते हैं, उसी को समझा देते हैं। बहुत लोग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग हम देखें ऐसे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। मुझे फिगर बनाकर, मैं पहले फिगर बनाती हूँ, उसी के माध्यम से फार्मूला, फिर उसी के माध्यम से हम खुद अपना परिभाषा बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, आप बड़े समझदार लोग हो, बड़े हो गए हो, इंटर में पहुंच गए हो, इतनी तो आपकी समझ है। ठीक है, और मेरे अंदर जितनी समझ थी मैंने बताई। जो हमारे साथ घटना घटी शायद आपके साथ वो ना हो, क्योंकि पहले मैं भी यही काम करती थी। रट्टा तो बहुत मेहनत करती थी। स्कूल में जब टीचर पूछे तो उनके सामने जाते ही हम क्या भूल जाते थे सारा। फिर वही आकर सोचते कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। फिर इस लॉकडाउन में मैंने इतना मेहनत की कि आज इस पर पहुंची हूँ कि इंटर में पढ़ रही हूँ और इंटर का ही पढ़ा रही हूँ। क्योंकि लॉकडाउन में हमें इस सेल्फ स्टडी टाइम मिला, मैंने उस टाइम को खर्च नहीं की। मैंने उस टाइम का महत्व समझा और मैं पढ़ाई करना शुरू कर दी। और मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की या लाइन से ही पढ़ाई की। और वो जो टीचर हमें पढ़ाते थे उनको हम, मतलब वो जो पढ़ाते थे वो पहले फिगर बनाकर ही समझाते थे, उसी के माध्यम से ट्रिक बताते थे और समझाते थे। उन्हीं के तौर पर हमने ये सब सीखा। तो आशा करती हूँ आप भी लोग मेहनत से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे थोड़ा पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि व्हिटस्टोन का सिद्धांत क्या होती है। तो पहले में हम फिगर बनाते हैं।
व्हिटस्टोन का सिद्धांत कि एक चतुर्भुज लेते, क्या चतुर्भुज। यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको, एक प्रतिरोध यानी यहाँ लगाए, एक प्रतिरोध यहाँ लगाए और एक प्रतिरोध यहाँ लगाए और एक प्रतिरोध यहाँ लगाए और एक प्रतिरोध यहाँ, यानी हमने 4 प्रतिरोध लिए। ठीक है, अब एक प्रतिरोध का नाम हमने क्या दे दिया, P, और एक का नाम दे दिया Q, और एक का नाम दे दिया S, और एक का नाम दे दिया R। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एक विकर्ण यहाँ पर है, तो एक विकर्ण को हमने किससे ज्वाइन कर दी, यहाँ पर की लगाकर किससे ज्वाइन कर दी, गैलोन यानी G धारा मापी से। एक विकर्ण को हमने धारा मापी से जोड़ दिया और बाकी बचा क्या आपका दूसरा विकर्ण। क्या बचा बाबू, दूसरा विकर्ण। इस दूसरे विकर्ण को हमने किससे ज्वाइन कर दी, हमने दूसरे विकर्ण को एक बैटरी से ज्वाइन कर दी। किससे, बैटरी से। यहाँ पर हमने एक की लगाया और एक बैटरी यानी सेल लगाई। इतनी बात क्लियर। और हमने इसका नाम दे दिया क्या, A, B, C और D। ये फिगर आपके माइंड में आई। मैं बाबू यही कहना चाहती हूँ आपको कि क्या व्हिटस्टोन सिद्धांत पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी है, किरचॉफ का नियम। यदि जो बच्चा, जो दोस्त ये वो वीडियो ना देखा हो किरचॉफ का, वो पहले जाकर देखे, तभी व्हिटस्टोन का सिद्धांत समझ में उससे आएगा। तो देखिए मैंने क्या लिया, 4 प्रतिरोध ली। क्या, 4 प्रतिरोध P, Q, S, R, और उसके एक विकर्ण को हमने किससे, धारा मापी से ज्वाइन कर दी, और दूसरी विकर्ण को हमने किससे ज्वाइन कर दी, बैटरी यानी सेल से ज्वाइन कर दी। तो इनके कथन में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ऐसे लिखेंगे, यदि 4 प्रतिरोध को, जैसे कि प्रतिरोध कौन सा है, P, Q, S, R, 4 प्रतिरोध को 4 संलग्न भुजाओं द्वारा, कितने भुजा, 1, 2, 3, 4, 4 प्रतिरोधों को 4 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए और एक विकर्ण को धारा मापी से तथा दूसरे विकर्ण को सेल से जोड़ दिया जाए, और उसके धारा मापी का जो विक्षेप होगा कैसा हो, शून्य हो, यानी उसका धारा मापी जो उसमें कोई विक्षेप ना हो, वह शून्य हो, तो दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध, 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हिटस्टोन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने कथन में बताया। एक बार और बोल रही हूँ, इसी फिगर के माध्यम से मैं कथन में यही चीज एकदम यही लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने कैसे क्या बोला, देखिए कितने प्रतिरोध हैं बाबू, 4 P, Q या 7। तो हमने यही तो कहा कि 4, यदि 4 प्रतिरोध को P, Q, S, R और 4 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा एक विकर्ण को गैलोन यानी धारा मापी से और दूसरे विकर्ण को सेल से जोड़ दिया जाए तथा जो धारा मापी हो उसका विक्षेप शून्य हो, तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। यानी PQ बराबर R/S। यही तो फार्मूला, यही तो इसका व्हिटस्टोन का सिद्धांत था, यही तो हमने बोला। तो कैसे क्या लिखेंगे, यदि 2, तो यहाँ हम लिख दें या आप लिख लोगे,
यहाँ हम लिख दें या आप लिख लोगे। आप इंटर क्लास में पहुंच गए हो। मैं जो बोल रही हूँ उसको वीडियो को पॉज करके या रोक करके आप लोग नोट्स बना सकते हो, ठीक है। वैसे भी मैं पीडीएफ में नोट्स पूरा और टोटल डाल रही हूँ, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ लिखने से क्या फायदा, आप उस क्लास में पहुंच गए हो। मैं जो बोल रही हूँ, जो अपने मुंह से बोल रही हूँ, आप उसको सुनिए और पॉज करके यानी रोक करके वीडियो आप नोट्स बना सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे लिखेंगे कथन में, ऐसे लिखेंगे कथन में, कैसे देखें। चार प्रतिरोध यदि चार प्रतिरोध को चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा एक विकर्ण को धारामापी से तथा दूसरे विकर्ण को सेल से जोड़ दिया जाए और धारामापी का विक्षेप शून्य हो तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन ने अपने सिद्धांत में बताया, ठीक है। तो आप लिख लोगे, आई होप, आशा करती हूँ लिख लोगे, ठीक है। अब इसकी हम क्या करेंगे, गणना करेंगे कि इसको कैसे प्रूफ हम करेंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे। तो कथन आप लिख लोगे कि लिख दे, बोलो, लिख लोगे। या लिख दे रही हूँ, शायद किसी को लिखने में दिक्कत हो तो लिख दे रही हूँ। यदि लिखेंगे, यदि चार प्रतिरोधों को चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा उसके एक विकर्ण को धारामापी तथा दूसरे विकर्ण को सेलों से जोड़ दिया जाए तो और धारा मापी का विक्षेप क्या हो, शून्य हो तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी P/Q S/R यही आपका है, ठीक है। तो हमने यही तो बताया, यदि चार प्रतिरोधों को चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा उसके एक विकर्ण को धारामापी तथा दूसरे विकर्ण को सेलों से जोड़ दिया जाए
और धारामापी का विक्षेप शून्य हो तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी PQ बराबर SR। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे वो जानेंगे। तो आप इतना लिखना चाहते हैं यानी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है, तो मैंने लिख भी दी। अब इसको हम मिटा सकते हैं, मिटा दें। आपका कथन भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम गणना करेंगे। किसके आधार पर, किरचॉफ के नियम के आधार पर। किरचॉफ के नियम के आधार। अब यहां देखना, हमने की को ऑन की, क्या की को ऑन की, तो यहां से क्या हुआ, धारा फ्लो हुआ, यानी धारा बहना शुरू हुआ। यहां पर धारा गया, कुछ इस साइड गया, इसको क्या मान लिए, I1, क्या मान लिए, I। एक संधि यहाँ पर है B पर और एक संधि यहाँ कहाँ है, D पर, और एक धारा किधर गई, इधर गई, इसको हमने क्या मान लिया, I3 मान लिया। अब ये धारा यहाँ से गई, कुछ यहाँ आई, जिसको हमने क्या मान लिया, IG, G फॉर धारा मापी यानी गैलोनोमीटर, और कुछ धारा यहाँ गई जिसको हमने क्या मान लिया, I2, क्या मान लिया, I2, और यहाँ से ये धारा गई, यहाँ से ये धारा गई, तो क्या हुआ, I4, क्या हुआ, I4, यानी I1, I2, I3, I4। इतनी बात क्लियर। यहाँ से जब धारा हमने की को ऑन किया तो धारा फ्लो हुई, कुछ इधर गई कुछ इधर गई, और यहाँ पर हमें दो संधि दिखाई देती हैं जो कि किरचॉफ के प्रथम नियम में संधि का नियम पढ़े थे। ठीक है, तो हम जानते हैं कैसे। बी संधि पर पहला लिखेंगे, बी संधि पर किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या बोल रहा था, प्रथम नियम किरचॉफ का क्या बोल रहा था कि जो संधि की ओर आ रही हैं वो आपकी कैसी होंगी, प्लस में होंगी। जो संधि की ओर आ रही हैं धाराएं वो हमेशा धनात्मक होंगी, जो संधि से बाहर जा रही हैं वो क्या होंगी, वो ऋणात्मक होंगी। ये आप बताएं कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं तथा संधि के बाहर जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। तो संधि की ओर कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, तो लिख दो I1 बराबर किसके, IG प्लस I2। ये बाहर जा रही है संधि से, आपको खुद दिखाई दे रहा है कि ये धाराएं किधर जा रही हैं, बाहर, और ये धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। तो क्या हमें मिल जाएगा I1 बराबर, और IG गैलोनोमीटर आपका क्या होगा, यानी हमने बताया कि धारा मापी आपका का विक्षेप कितना होगा, 0 होगा, तो उसको 0 मान लेंगे, तो क्या होगा I1 बराबर I2, समीकरण पहला। अब संधि पर किरचॉफ का प्रथम नियम। अब किस पे लेंगे, संधि डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी 2 बार हम लेंगे, संधि का नियम 2 बार लेंगे। ठीक है, तो आप इस बार हम बी पे लिए थे, आप किस पे लेंगे, डी पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी संधि पर किरचॉफ का प्रथम नियम। अब ये क्या होगा, थोड़ा देखना, ये धारा किधर जा रही है, इस साइड जा रही है कि नहीं जा रही है, यानी संधि की ओर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, I3, और ये भी संधि की ओर आ रही है, तो क्या लिखेंगे IG बराबर, ये संधि से बाहर की ओर जा रही है तो I4। और वैसे भी हम जानते हैं क्या, IG का यानी धारा मापी का विक्षेप क्या है, 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं I3 बराबर I4। समीकरण आप क्या ले लेंगे, दूसरा। ठीक है, अब ये संधि का नियम हो गया, किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। अब हम क्या लेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो हम किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़े थे बंद जाल, वो हम लेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि ये आप बंद जाल दिखाई दे रहा है कि नहीं, ABD, ये ABD, ये। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आपका पहला हो गया
तो आपको याद रखना होगा, इसको मिटा दे, जगह कम है कि समीकरण हमें क्या मिला। यदि लिखना चाहते हैं तो इतना पहले लिख लें कि समीकरण हमें कितना मिला। यहाँ बगल में हम लिख रहे हैं कि समीकरण हमें कितना मिला। I1 बराबर I2 समीकरण 1 और I3 बराबर I4 समीकरण 2। इसको अभी हम मिटा देंगे, इसलिए बगल में लिख लिए हैं कि अभी काम आएगा। ठीक है, यदि इतना लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, उसके बाद मिटाकर। तो अब हम ये क्या लेंगे, अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम अपनाएंगे। कैसे, देखना। अब प्रथम नियम तो आपका हो गया था कि नहीं हो गया था। अब हम क्या लेंगे, द्वितीय नियम लेंगे। क्या लेंगे? द्वितीय नियम। तो जैसे ही हमने की को ऑन किया, इसमें धारा प्रवाह हुआ, कुछ धारा इधर गई जिसको हमने क्या माना, I1 माना, कुछ धारा इधर गई जिसको हमने I3 माना, ये धारा इधर गई I2 और ये धारा गई I3। क्या गई? I3। और उसके बाद क्या हुआ, ये धारा किधर गई, इधर बहते आई, इधर गई, ये धारा इधर गई, इसको हमने क्या ले लिया, I4 ले लिया। यानी धारा I1 2 3 4 ये हो गई। अब हम क्या लेंगे, बंद जाल। किरचॉफ का नियम लगाएंगे, बंद जाल। यहाँ देखना, ये आपका बंद जाल दिखाई दे रहा, A B D, ये आपका बंद जाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना। तो हम लेंगे A B D A, किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय, ये आप लिख लोगे, द्वितीय नियम से, ये आप लिख लोगे। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि किसी चालक में बहने वाली धारा जो होगी, धारा होगी, उसके संगत जो प्रतिरोध का गुणनफल होगा, उसका बीजगणितीय योग और उसमें लगे दो सेलों के बराबर होता है। ये आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। और एक कंडीशन चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि हमारे चलने की जो धारा बह रही हो, यदि हमारे चलने की दिशा में हो तो वह कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि हमारे चलने की विपरीत दिशा में हो तो वह धारा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो जिस तरफ हम साइड चल रहे हैं, धारा कैसी है, उसी साइड चल रही है, तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 P, प्रतिरोध क्या है, P। अब यहाँ देखना, यहाँ पर हमारे चलने की दिशा है और धारा P को किसे प्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिरोध क्या है, G है, कैपिटल G है। तो हम क्या लिख सकते हैं, IG कैपिटल G, इसका प्रतिरोध है। अब यहाँ देखना, हमारे चलने की दिशा इधर है और धारा इधर बह रही है, यानी ये विपरीत है। तो क्या लेंगे, -I3, इसका प्रतिरोध क्या है, R बराबर 0। उसके बाद ये तो आपका 0 होगा, विच्छेद 0 होगा, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I1 P बराबर, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी I3 R। समीकरण आपका तीसरा मिल गया। ठीक है, ये आपको क्या करना है। अब हम क्या लेंगे, ये बंद जाल आपका एक हो गया। अब एक और बाकी है, B D C B बाकी है। ठीक है, तो हम दूसरा लेंगे, बंद जाल। क्या लेंगे, बंद जाल। किसके लिए, B C D B के लिए, B C D B के लिए, किसके नियम के अनुसार, किरचॉफ के, किरचॉफ के। ऐसे आप करके लिख लोगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब क्या करना है, अब हमें ये लेना है। तो देखिए, हमारे चलने की दिशा ये है और धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि I1, यानी हमारे चलने की दिशा ये है और धारा क्या हो रही है, इधर ही फ्लो हो रही है। तो I2 है ना, तो I2 और इसका प्रतिरोध क्या हमने लिया था, Q। तो क्या होगा, Q। अब देखना, चलने की दिशा है, धारा इधर जा रही है, तो कैसा होगा, माइनस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, I4 और क्या होगा, S, इसका प्रतिरोध। धारा इधर आ रही है, हम चल इधर रहे, धारा इधर आ रही है, चल इधर रहे, तो ये भी क्या होगा, IG, इसका प्रतिरोध I। और वैसे भी ये 0 होता है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, I2Q बराबर I4S, समीकरण 4।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से 4 में भाग दे देंगे। तो क्या होगा, आप लिखोगे समीकरण 1/2, 1/2। इतनी बात समझ में आई। समीकरण 2 कह रहे हैं, अरे समीकरण 3/4, 3 को 4 में भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 P अपान I2 क्यों बराबर क्या होगा, I3 R I3R I4S। इतनी बात क्लियर समझ में आपको आई कि मैंने क्या की, किरचॉफ का द्वितीय यानी बंद जाल 2 बार लगा करके उसका मान आया समीकरण 3 और 4 से हमने क्या कर दी, भाग कर दी। अब यहाँ देखना, अभी हम संधि के प्रथम वाले नियम में पढ़े थे जो हम मिटा दिए हैं कि I1 बराबर था किसके, I2 के, और I3 बराबर था I4 के। समीकरण 1 समीकरण 2 जो कि प्रथम नियम में हम पढ़ चुके थे, जो मिटा दी हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो I1 और I2 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ इसके इक्वल्स है। तो हम नीचे लिख लेंगे, नीचे यहाँ पर लिख लोगे आप कि समीकरण 1 व 2 से। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, P अपान Q बराबर R अपान S। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही आपका गणना है कि नहीं है, दिखाई दे रहा, देख लो आ रहा है कि नहीं। P Q बराबर R अपान S, क्योंकि I1 I2 बराबर थे, मैंने प्रथम नियम में ही बताई थी। ठीक है, तो यहाँ बगल में लिख लेना समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि देखने वाला वो देखेगा कि आप कहाँ से कटी क्यों किस समीकरण से आप लिए हो। तो लिख देना बगल में समीकरण 1 व 2 से। तो हमने यहाँ कैंसिल, बचा क्या, प्रतिरोध। तो यही फार्मूला तो लगा है कि 4 प्रतिरोधों को 4 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए और एक विकर्ण को हम धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण को सेल से जोड़ दिया जाए तो, और यदि धारा मापी का विक्षेप 0 हो तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात अन्य 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अन्य 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यही आपको कथन में लिखना था और मैंने गणना करके आपको अच्छे तरीके से बता दी। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको हीट स्टोन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको कथन रट्टा नहीं मारनी है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि बाबू आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, जो भी करो मन से करो। टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा, यदि पढ़ाई में मन ना लगे तो उस समय तुम पढ़ना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि दिखावटी से कुछ नहीं होता। दिखाओगी किसके लिए दिखाओगे, जो भी करना है तुम्हें ही करना है। तो ऐसा नाटक क्यों करना, यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता साफ साफ मना कर दो घर वालों को, क्यों पैसा बर्बाद करते हो। यदि तुम्हारे मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके कहीं से भी कमा कर पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि नहीं बनता कि उनके सपने को पूरा करें, दिल से, मन से और पूरे धन से। कब तक आप रट्टा मारो, फिगर बनाइए। मैंने जैसे अब देखिए कि मैंने फिगर बनाया, फिगर के माध्यम से किरचॉफ के सिद्धांत को हमने लिया, उसके नियम को अपनाया। 2 बार किरचॉफ का प्रथम नियम लिए, 2 बार बंद जाल यानी द्वितीय नियम लिए, और दोनों को रखकर यानी डिवाइड करके उनको भाग करके कैसे प्रूफ हमने की। आई होप, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बाबू आप भी इसी तरह पढ़ाई करिए, पहले फिगर को, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहना क्या। जब तक समझ में ना आया तब तक क्या करें, तब तक रट्टा मत मारें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप खुद ही अपने मन से बना सकते हो, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, और हमेशा के लिए आपको ये टॉपिक याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ाई करें मन से करें, धन से करें, और दिखावटी तो बिल्कुल मत करें। दिखावटी बिल्कुल मत करें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये आप अपने ऊपर यानी अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आप करना चाहते हैं
तो पूरा जी जान लगा दें उस काम को करने के लिए। भगवान भी कहेगा कि मैंने इसके लकीरों में वो लकीर नहीं बनाई थी पढ़ाई की यानी शिक्षा की, फिर भी ये कैसे बंदा कर लेगा। तो आप इतना मेहनत करो कि आप ईश्वर भी आपके सामने झुक जाए। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में, ऐसे वीडियो लंबा हो जा रहा, तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे क्या, मीटर सेतु। मीटर सेतु जो आपका होगा इसी सिद्धांत के आधारित होगा। यानी जैसे हमने किरचॉफ का नियम पढ़ा था, तो उसी के आधार पर हमने हीटस्टोन पढ़ा। अब हीटस्टोन का सिद्धांत हमें पता चल गया। अब हीटस्टोन के सिद्धांत के आधार पर हम मीटर सेतु पढ़ेंगे। अभी मीटर सेतु यहाँ पर जो विक्षेप शून्य था वही आपका मीटर सेतु वो पढ़ेंगे। यानी उसका जो फिगर है वो आपको क्लियर करना, सिद्धांत जो इसका सिद्धांत लिखे हो वही मीटर सेतु का भी रहेगा। ठीक है, और फिगर वो अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, तो उसको भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मीटर सेतु बहुत ही ऐसे टॉपिक, पहले फिगर बना के फिर भी कथन हम और गणना करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो खामियां यानी जो गलतियां हमारे अंदर हैं, बताने में जो कमियां हैं, उसको कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइए। ठीक है, और आपको ऐसे भी पता है कि कमियां बताने से ही दूर होती है, छिपाने से नहीं। ठीक है, आप जब मेरी कमी बताओगे मुझसे, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप भी अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने से, दूसरों के अंदर कमियां झांकने से पहले अपने अंदर ही देख लेना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसको सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, कहोगे कि कितना लेक्चर दे रही हैं। तो आज इतना ही। तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मम्मी पापा का सपना पूरा करते रहिए, मेरा यही कहना है। तो जय हिंद, जय भारत।